एनसीईआरटी 10th विज्ञान। और पाठ है दूसरा अम्ल क्षारक एवं लवण। HCl ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। HNO3 नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है और CH3COOH एसिटिक अम्ल का सूत्र है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखो CaOH2 पीछे 2 लगा हुआ है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है। NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जिंक Zn, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट का सूत्र है और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का और CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का है और NaHCO3 बेकिंग सोडे का है। Na2CO3 10H2O धोने के सोडे का सूत्र है और CaSO4 2H2O ये जिप्सम का सूत्र है और CaSO4 और आधा जल का अणु यानी 1/2 H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है POP का। अम्ल है, देखो अम्ल इसके अब हमने एक बार सारे सूत्र देख लिए इस लेसन के और इन सूत्रों में से आपको लर्न करना है और उसके बाद में इनकी जो डेफिनेशन है हम डेफिनेशन कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखो अम्ल है। अम्ल क्या है? वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा रस नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। क्लियर? अब देखिए आगे क्षारक, वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो एक शब्द याद रखो, अनीला, नीला। तो अम्ल होते हैं वो नीले से लाल करता है, ठीक है। और क्षारक इसका उल्टा कर देना। संश्लेषित सूचक, अम्ल क्षारक की जांच करने के लिए मानव निर्मित सूचकों को संश्लेषित सूचक कहा जाता है। यानी अम्ल और क्षार की जांच करने के लिए मानव के द्वारा जो सूचक बनाए गए हैं उन सूचकों को संश्लेषित सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए मेथिल ऑरेंज और फिनॉल फथेलिन, ये 2 उदाहरण है मानव निर्मित संश्लेषण है। इनकी सहायता से हम अम्ल और क्षारक की जांच कर सकते हैं, इस पदार्थ में अम्ल है और या यह पदार्थ क्षारक है। क्लियर? अब है प्राकृतिक सूचक है, प्रकृति से प्राप्त सूचक जिनका उपयोग अम्ल क्षारक की जांच करने के लिए किया जाता है। अम्ल क्षारक की जांच करने के लिए प्राकृतिक सूचकों का जो प्रकृति से हमें प्राप्त हुए हैं उनको डायरेक्टली अगर हम यूज करें तो वो क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक। जैसे हल्दी, ये प्राकृतिक सूचक है। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है। बैंगनी रंग का रंजक का मतलब होता है रंग करने वाला, जिसको अपन रंग कर सकती है रंग, जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त होता है। ये जो लिटमस है ना, ये कहाँ से प्राप्त होता है? थैलोफाइटा समूह के जो पौधा होता है लीचेन, जिसको लाइकेन भी कहते हैं, पौधे से प्राप्त होता है। गंधीय सूचक, गंध है ना, यहाँ पे देखो गंधीय सूचक, वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में परिवर्तित हो जाती है, अम्लीय या बदल जाती है, उनको हम गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे प्याज, वेनिला, लौंग का तेल। अम्ल एवं क्षारक की धातुओं से अभिक्रिया, देखो अम्ल और धातु दोनों मिलेंगे, अम्ल और धातु मिलेंगे तो उनका लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे यहाँ पर अम्ल है HCl क्या है? अम्ल है और ये मैग्नीशियम है। HCl की 2 अणु ले लेंगे ना, 2 HCl और मैग्नीशियम, तो यहाँ पे MgCl2 बनेगा और क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। 2HCl प्लस MgCl2 और प्लस H2। क्षारक और धातु क्रिया करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन बनेगी, वही अभिक्रिया है, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्लियर? तो यहाँ पे 2 सूत्र है, ये Zn ये धातु है, मैंने धातु को आगे लिख लिया, Zn धातु है और ये क्षारक है NaOH, यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है आगे तो Na2ZnO2 ये सोडियम जिंकेट है, ये है ना, सोडियम जिंकेट है और प्लस H2, इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। धातु कार्बोनेट तथा
धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों से अभिक्रिया। तो धातु कार्बोनेट और या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें अम्ल मिलाएंगे तो लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल बनेगा। लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिया करेंगे अम्लों से तो लवण, CO2 और जल बनेगा। तो देखिए इसकी रासायनिक समीकरण में देखते हैं हम, Na2CO3, Na2CO2 Na2CO3 आएगा यहाँ पे, है ना। Na2CO3 प्लस 2HCl, तो 2NaCl और H2O प्लस CO2। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम धातु है और ये कार्बोनेट जुड़ गया, तो धातु के साथ कार्बोनेट जुड़ता है ना, तो क्या बनता है, धातु कार्बोनेट बनता है। और इसकी अम्ल ये 2HCl अम्ल है, अम्ल से अभिक्रिया होगी तो 2NaCl ये लवण बनेगा और जल बनेगा, CO2 बाहर निकलेगी। और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na क्या है, धातु है, और H क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन, और CO3 यहाँ पर भी CO3 आए, यहाँ पे CO2, NaCO3 प्लस HCl, तो NaCl और जल और CO2 बनेगा। अम्ल तथा क्षारक की आपस में अगर अभिक्रिया करवा दी जाए तो क्या बनता है, अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया होने पर क्या बनता है। ठीक है, अम्ल तथा क्षारकों की अभिक्रिया होने पर वे एक दूसरे को प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण और जल बनता है। एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, वो नष्ट कर देंगे और लवण और जल बनेगा। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अम्ल और क्षारक, क्षारक तथा अम्ल, लवण और जल बनेगा। ठीक है, क्षारक और अम्ल क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनेगा। तो क्षारक का उदाहरण NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक है, और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये क्या है, अम्ल है, और ये क्या है, क्षारक है। NaOH ये क्षारक है, HCl अम्ल है, तो ये क्रिया करेंगे तो NaCl बनेगा और जल बनेगा। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का समीकरण पूछ ले तो ये समीकरण लिखना। अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ले उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अम्ल तथा क्षारक अभिक्रिया होने पर एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण और जल बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, अम्लों की धातु ऑक्साइडों से क्रिया, है ना, अम्लों की धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड की प्रकृति, देखो पहली बात तो है ना, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, सारी होती है, और अम्ल सार अभिक्रिया करने पर उदासीन हो जाते हैं। तो अतः अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। CaO ये क्या है, धातु ऑक्साइड है, कैल्शियम धातु है और ऑक्सीजन जुड़ गई, धातु ऑक्साइड हो गया ये। और इसमें अम्ल की मिलाएंगे तो अभिक्रिया होगी, अम्ल तो यहाँ पे 2HCl मिला रहे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और जल बनेगा, ये कैल्शियम क्लोराइड और ये जल है। क्षारकों की अधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय, अतः क्षारों से अभिक्रिया करने पर लवण और जल बनेगा। तो यहाँ पर अधात्विक ऑक्साइड है क्योंकि कार्बन अधातु है और ऑक्सीजन है ये, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, और कार्बन डाइऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड होता है। अब इसकी किससे अभिक्रिया हो रही है, NaOH से अभिक्रिया हो रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया हो रही है, तो क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा और जल बनेगा। Na2CO3 लवण है और ये जल बन गया, तो ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया के जैसे ही है। सार, जल में घुलने वाले सारकों को सार कहा जाता है। जो सारक जल में घुल जाए उनको क्या कहेंगे, सार कहेंगे। जल में घुलने वाले सारकों को सार कहा जाता है। pH स्केल, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जिस स्केल से नापी जाती है, यानी किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है उसको जिस स्केल से नापते हैं उनको क्या कहते हैं, pH स्केल कहते हैं। दैनिक जीवन में pH का महत्व, देखो क्या क्या महत्व है दैनिक जीवन में pH का महत्व। सभी सजीव एक निश्चित pH परास में जीवित रह सकते हैं। जब वर्षा के जल का pH 5.6 से कम हो जाता है तो इससे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब
वर्षा के जल का pH 5.6 से कम होता है तो इसे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। खेत तथा बगीचे के मिट्टी के में उपस्थित जो pH है उसका पौधे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। अगर देखिए खेत और बगीचे में जो मिट्टी है वो सारी होगी तो पौधे उसमें कम विकसित हो गए, तो उसमें थोड़ी मात्रा में उसको मतलब वहाँ पे पौधे उगेंगे नहीं, तो कुछ मात्रा में एसिड वहाँ पे मिलाया जाता है, उसको उदासीन किया जाता है। या फिर जैसे जहाँ पर ज़्यादा अम्लीय है तो वहाँ पर भी पौधे नहीं उगेंगे, तो वहाँ पर सारक जैसी चीज़ें मिलाएंगे, है ना, तो उससे वहाँ पे पौधे विकसित हो जाएंगे। अब आगे देखो मानव में pH का महत्व क्या है। आमाशय में देखो जो आमाशय होता है उसमें HCl उत्पन्न होता है, तो उसका वातावरण कैसा हो जाता है? अम्लीय होता है ना। आमाशय में HCl होता है और HCl होने के कारण उसका जो वातावरण है अम्लीय होता है। इस अम्लीय वातावरण में, है ना, अम्लीय वातावरण में पेप्सिन हार्मोन कार्य करता है। पेप्सिन हार्मोन कार्य करता है और जो पित्तरस होता है वो छोटी आंत में क्षारीय माध्यम बनाता है। पित्तरस छोटी आंत में क्या करता है? क्षारीय माध्यम बनाता है और जिसमें अग्नाशय रस कार्य करता है। अग्नाशय रस कार्य करता है पित्तरस की कारण, ठीक है, छोटी आंत में। मुंह में pH का मान 5.5 से कम होने पर दंत सही हो जाते हैं, यानी दांत खराब हो जाते हैं। अतः इससे बचने के लिए सारी पदार्थों का उपयोग करके मंजन करते हैं। आगे मधुमक्खी चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसको काटने पर दर्द एवं जलन का अनुभव होता है और इसके स्थान पर सारे पदार्थ बेकिंग सोडे का प्रयोग करें तो आराम मिलता है। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। खाद्य पदार्थों में साधारण नमक का प्रयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा, इसका सूत्र होता है NaOH। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। नमक के संतृप्त विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यानी जो नमक है उसका संतृप्त विलयन ले लेंगे, पानी में घोल लेंगे उसको और विद्युत अपघटन कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। 2NaCl प्लस H2H2O और विद्युत अपघटन कराएंगे तो इसका 3NaOH बनेगा और क्लोरीन बाहर निकलेगी। कौन सी गैस बाहर निकलेगी? क्लोरीन। और क्लोरीन कहाँ पे निकलेगी? एनोड पर, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी कैथोड पर। देखो वापस देखते हैं। 2NaCl ये नमक का सूत्र है और 2H2O ये जल का सूत्र है। नमक में क्या मिला दिया? जल। फिर क्या करते हैं? इसका विद्युत अपघटन करेंगे तो NaOH बनेगा, यानी कास्टिक सोडा बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसके 3 अणु बनेंगे। देखो यहाँ पे 2 NaOH बनेगा और एक ये है ना विलयन है, कास्टिक सोडा विलयन के रूप में, और यहाँ पे क्लोरीन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्लोरीन एनोड पे निकलेगी, हाइड्रोजन कैथोड पर निकलेगी। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे 2 है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसे क्लोरसार अभिक्रिया कहते हैं। यानी एनोड पर जो एनोड है, एनोड पर कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन, और एनोड पर क्लोरीन गैस निकलेगी और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। फिर से एनोड पर क्लोरीन, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है और इसमें सारक उपस्थित होता है, ये सार है, इसलिए इसको हम क्लोरसार अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग देखते हैं। एक तो साबुन और अपमार्जक निर्माण में होता है, साबुन और अपमार्जक में इसका निर्माण होता है। कास्टिक सोडा है ये, और धातु से ग्रीज हटाने में, जो धातु होती है उनके ऊपर ग्रीज लग जाता है, उसको हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और कृत्रिम रेशे तथा कागज उद्योगों में इसका उपयोग होता है। अगला टॉपिक है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। तो CaOH2 प्लस Cl2, CaOH2 प्लस Cl2, तो CaOCl2 प्लस H2O, CaOCl2 प्लस H2O। इसका उपयोग होता है ऊन, कागज, रेशम, सूती वस्त्रों के निर्माण में होता है। रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में और पेयजल को रोगाणु मुक्त करने में इसका उपयोग होता है। बेकिंग सोडा,
बेकिंग सोडे का सूत्र होता है NaHCO3 NaHCO3। और निर्माण की विधि है NaCl + H2O + NH3 + CO2, यानी इसे याद रखो, नमक, जल, अमोनिया क्लोराइड, नमक, जल, अमोनिया क्लोराइड। एक तो नमक, उसको पानी में घोल लेंगे, थोड़ी मात्रा में अमोनिया मिलाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, यानी बेकिंग सोडा बन जाएगा। बेकिंग सोडे का उपयोग खस्ता पकौड़ी बनाने में करते हैं और पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए करते हैं। खस्ता पकौड़ी बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है और इसके बाद में जो पेट की एसिडिटी है उसको कम करने में इसका उपयोग करते हैं। धोने का सोडा, इसका सूत्र होता है Na2CO3 और 10H2O, Na2CO3 और 10H2O। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, जिसका जल से क्रिस्टलीकरण करने पर वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा बनता है। इसकी रासायनिक समीकरण देखते हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ। बेकिंग सोडा को गर्म करोगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा और जिसका जल मिलाकर उसका क्रिस्टलीकरण कर देंगे। क्रिस्टल का मतलब उसके बड़े अणु प्राप्त करेंगे, छोटे छोटे अणुओं से बड़े अणु प्राप्त करेंगे, जैसे मिश्री होती है ना, तो ये क्रिस्टलीकरण होता है। तो Na2CO3 + 10H2O, Na2CO3 इसमें जल का क्रिस्टलीकरण होता है, तो यहाँ पे Na2CO3 बनेगा और 10 जल के अणु बनेंगे। ये धोने का सोडा का सूत्र बन गया ये। Na2CO3 + 10H2O, तो Na2CO3 और 10H2 डायरेक्ट ऐसे कैसे जुड़ जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाना जरूरी, पॉइंट लगा देना। धोने की सोडे का उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में किया जाता है। कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में धोने के सोडा का उपयोग होता है और जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए धोने के सोडे का उपयोग होता है। वॉशिंग सोडा है ये, और बोरेक्स निर्माण में इसका उपयोग होता है। कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में करते हैं, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए करते हैं और बोरेक्स निर्माण में करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, कांच, साबुन, कागज उद्योग, जल की स्थायी कठोरता, प्रश्न आ जाए जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो Na2CO3 10H2O यानी धोने के सोडे का उपयोग करते हैं। अब आगे टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका सूत्र होता है CaSO4 1/2 जल, 1/2 जल यानी H2O, CaSO4 डॉट 1/2 H2O, CaSO4 डॉट 1/2 H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, POP बनता है। तो ये जिप्सम का सूत्र है CaSO4 डॉट 2 H2O, ये जिप्सम का सूत्र है। यहाँ पे 2, और देखो दोनों में इतना ऐसा अंतर है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना उसका तो आधा अणु आता है इसमें, और इसमें डबल आते हैं। इसमें 2 लगाओगे तो जिप्सम बन जाएगा, और इसमें 1/2 कर दोगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, CaSO4 डॉट 1/2 H2O बनेगा और 1 से 1/2 जल का अणु बनेगा। तो ये अपना लेसन कंप्लीट हो गया, बाकी क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में देखेंगे।